हम लोग जो है इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इकोसिस्टम का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं और फिर आपको लगेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा आपने पिक्चर्स में देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र एक बहुत बड़ा शब्द है, स्वयं अपने आप में एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो किसकी यह संरचनात्मक इकाई है और किसकी यह कार्यात्मक इकाई है? अगर हम पूरी पृथ्वी को ऐसे जैवमंडल की तरीके से देखें, जैवमंडल मतलब बायोस्फीयर, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो पूरा पृथ्वी जो जैवमंडल है, ये छोटे छोटे और बड़े बड़े पारिस्थितिकी तंत्रों से मिलकर के बना हुआ है। इसीलिए इसको हमारे जैवमंडल की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा गया है। इसकी परिभाषा पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की परिभाषा सबसे पहले एजी टेंसले के द्वारा दी गई थी। आइए देखते हैं कि हमें क्या जानना है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास प्रकृति है। प्रकृति से अभिप्राय यह है कि हमारे आसपास जो भी है उसमें केवल 3 तरीके की ही चीजें हैं। पहला है वातावरण हमारा, दूसरा है जैवीय जीव जगत, तीसरा है अजैवीय तत्व या घटक। तो चूंकि किसी भी स्थान पर यही 3 मूल चीजें होती हैं, इसीलिए हम पारिस्थितिकी तंत्र की भी परिभाषा इन्हीं तीनों मूल चीजों को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहां पे लिखा हुआ है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा हमने लिखा है जैवीय घटक, और तीसरा हमने लिखने जा रहे हैं अजैवीय घटक। मूल रूप से ये तीनों ही चीजें होती हैं किसी एक जगह पे। तो अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों में संबंध क्या है। जैवीय जो घटक है, जैवीय घटक आपस में एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं। तो और न केवल ये अपने आप से अंतर संबंध रखते हैं, वरन ये अजैवीय घटकों से भी को लेते हैं और अजैवीय चीजें भी छोड़ते हैं। ऐसे ही जो जैवीय घटक है वो वातावरण से चीजें लेते हैं और वातावरण में चीजें छोड़ते हैं। तो इस तरीके से इनका जैवीय घटकों का अंतर संबंध है। ये अंतर संबंध सिर्फ इतना नहीं होता है, ये जैवीय अजैवीय घटकों को देते भी हैं और वहां से लेते भी हैं। इकोसिस्टम बायोटिक फैक्टर देता भी है वातावरण में। यहां पर मुझे इन्वायरमेंट लिखना है, वातावरण।
एनवायरमेंट। और हम समझ क्या रहे हैं? इकोसिस्टम। तो जैसा कि आपने देखा कि बायोटिक फैक्टर अपने वातावरण में चीजें देता भी है, न देता है बल्कि लेता भी है। ऐसे ही जो अजैवी घटक है वो अपने वातावरण में चीजें देते भी हैं और वातावरण से चीजें लेते भी हैं और वातावरण में चीजें देते भी हैं। तो हमारी जो मूल परिभाषा है वह यहीं से है। जैसे हम ये कहेंगे कि जो हमारा इकोसिस्टम है वह क्या होता है? इकोसिस्टम इज द पार्ट और पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ where all the living organisms interrelates each other and interacts with abiotic factor as well as with their environment to maintain functions in nature। कहने का अभिप्राय यह है कि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो आपस में अंतर संबंध रखते हैं, न केवल आपस में किसी एक विशिष्ट स्थान पर के बायोटिक फैक्टर्स आपस में अंतर संबंध रखते हैं, न केवल वो अपने आपस में अंतर संबंध रखते हैं बल्कि अजैविक कारकों से और अपने वातावरण से भी अन्योन्य क्रिया करते हैं, इंटरैक्शन रखते हैं। और यह ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यह एक जो गतिज व्यवस्था है, जो डायनामिक सिस्टम है, जो लिविंग सिस्टम है। और लिविंग सिस्टम के मतलब जहां पर कार्य हो रहा है तो वहां पर ऐसी चीजें ये मेंटेन होती हैं। कहने का मतलब है इकोसिस्टम केवल एक शब्द नहीं है, एक प्रक्रिया है। वहां पर प्रक्रिया यह इस प्रकार से चलती रहती है। इसी के साथ में ही आपको दो शब्द और समझने होंगे। पहला है इकोस्फीयर। इकोस्फीयर इकोस्फीयर मतलब जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है कि बायोम से मिलकर के बना होता है। बायोम्स क्या होते हैं? ये इकोसिस्टम से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि जो ट्रॉपिकल जो हमारा पृथ्वी का ट्रॉपिकल भूभाग है उस पे कई प्रकार के वन आते हैं। तो उन वनों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो इसी तरीके से ये तरह तरह के जो फॉरेस्ट मिलकर के एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाते हैं। तरह तरह के फॉरेस्ट इकोसिस्टम मिलकर के एक फॉरेस्ट बायोम बनाते हैं। और फॉरेस्ट बायोम इसी तरीके से ग्रासलैंड इकोसिस्टम मिलकर के ग्रासलैंड बायोम बनाते हैं। इसी तरीके से पॉन्ड इकोसिस्टम मिलके पॉन्ड बनाते हैं। मेराइन इकोसिस्टम से मिलके मेराइन बायोम बनाते हैं। तो सारे बायोम मिलकर के क्या बनाते हैं? एक इकोस्फीयर। इकोस्फीयर मतलब अपना लिविंग प्लैनेट अर्थ। लिविंग प्लैनेट अर्थ ये बनाते हैं। ठीक है, यही जो है हमारे पृथ्वी पर मुख्य चीज है, क्योंकि ये जीवित ग्रह है। तो ये जीवित ग्रह किससे मिलके बना हुआ? तमाम तरीके के इकोसिस्टम से। वो तमाम तरीके के इकोसिस्टम मिलकर के तमाम तरीके के बायोम्स बनाते हैं। और यही तमाम तरीके के बायोम्स एक विस्तृत पृथ्वी का इकोस्फीयर या बायोस्फीयर कहा जाता है। अब हम
चरण पे आते हैं। दूसरा चरण क्या है हमारा कि हमने बात यह कहा कि ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का मतलब ये है कि इकोसिस्टम की कोई विशिष्ट संरचना होगी और इकोसिस्टम का कोई विशेष कार्य होगा। तो हम दो चीजें लिखने जा रहे हैं। पहला है फंक्शन, पहला है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम और दूसरा हम लिखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो संरचना में हमें पहले ध्यान देना होगा कि इसकी संरचना क्या है। संरचना इसकी ये होगी, पहला तो जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर्स, दूसरा है एबायोटिक फैक्टर्स। तो हमें सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, किसको जानना है? अगर हमें स्ट्रक्चर समझनी है इकोसिस्टम की, संरचना समझनी है इकोसिस्टम की, तो वो हमें ध्यान देना होगा। हम पहले जाने बायोटिक फैक्टर्स को, बायोटिक फैक्टर्स और फिर एबायोटिक फैक्टर्स को। जब हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम जब हम समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें जो है दो फंक्शन होते हैं। पहला है एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह, और दूसरा है रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, जो खनिज तत्व हैं उनका पुनः चक्रीकरण। तो अभी यहां पर इसको रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स को बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं। केमिकल साइकिल। ये दो महत्वपूर्ण कार्य हैं इकोसिस्टम के। तो हमें क्या पढ़ना है अभी? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम और फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ये दो चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करेंगे? बायोटिक फैक्टर्स से शुरुआत करेंगे। तो हम लोग दूसरा चरण पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम की संरचना समझने के लिए। जो पहला है वो है बायोटिक फैक्टर्स, यानी जैविक घटक। बायोटिक फैक्टर्स में तीन मुख्य चीजें हैं। पहला है ऑटोट्रॉफ्स, यानी स्वयंपोषी, या प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। दूसरा है कंज्यूमर्स। तो इसमें हमें कंज्यूमर्स को उपभोक्ता कहा जाता है। इसमें हमें यह समझना होगा कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और कंज्यूमर्स क्या होते हैं। कंज्यूमर्स में दो चीजें हैं।
एक तो माइक्रो कंज्यूमर्स, यानी कि गुरु उपभोक्ता, जो बड़े उपभोक्ता होते हैं उन्हें माइक्रो कंज्यूमर्स कहा जाता है। और दूसरा है लघु उपभोक्ता, यानी कि माइक्रो कंज्यूमर्स। तो सबसे पहले हम बात हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, यानी प्रोड्यूसर्स पे। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। चूंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की वजह से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब ये भोजन कैसे बनाते हैं? आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का पहले से ही पढ़ करके रखा हुआ है। तो वो ये है कि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, फूड की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इनका अलग और नाम है, क्या इन्हें बोला जाता है? कन्वर्टर्स। या एक शब्द और है जिसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। यानी कि यह सूर्य की ऊर्जा को भोजन में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके, या उसको ऊर्जा को भोजन में ट्रांसड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, तभी इनको कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। आप सभी लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण सबको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं नीचे लिखे देता हूं, 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल, लाइट, C6H12O6 प्लस 6O2। तो आपने ये देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या मुक्त होता है? हमारा ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्योंकि पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ रही है। इस मात्रा के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग दिन पर दिन बढ़ रही है। अतः यह हमारे इकोस्फीयर यानी पृथ्वी के जो जैवमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस भी रखते हैं। इसीलिए अगर हरे पेड़ ज्यादा काटे जाएंगे तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, अगर हरे पेड़ ज्यादा होंगे तो गर्मी कम महसूस होगी, और व्यक्ति के लिए लेने के लिए स्वच्छ ऑक्सीजन भी उतनी ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगी। तो ग्रीन प्लांट्स आप समझ गए क्या काम करता है? कन्वर्टर्स हैं, ट्रांसड्यूसर्स हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, और न केवल भोजन बनाते हैं बल्कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अतः ये CO2 और O2 का अनुपात जो है उसको बनाए रखते हैं, संतुलित रखते हैं, जिससे जीवों को जीवन जीने में आसानी होती है। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर करते हैं। मैंने क्या कहा? कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो पहला इसमें माइक्रो कंज्यूमर्स, फिर है माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स में कई तरीके के हैं।
पहला मैं आपको बताता हूँ, जो माइक्रो कंज्यूमर है वो है पैरासाइट्स। आप इनको हर्बीवोर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हर्बीवोर्स। चूंकि बहुत सारे जीवाणु, कवक और अन्य सारे जीव पौधों से भोजन लेते हैं, उन्हें बीमार करके भोजन लेते हैं, तो वो पैरासाइट्स भी कहलाते हैं। हर्बीवोर्स जैसे कि बकरी है, गाय है, भैंस है, शाकाहारी जानवर जो सीधे के सीधे घास या हरे पौधों को खाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। तो इस तरीके के कंज्यूमर्स क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर कहलाते हैं। इनको एक दूसरा नाम है प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कार्निवोर। जो कि शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे कि चूहा अनाजों को खाता है। तो यदि चूहे को पक्षी खा रहा है तो वो पक्षी क्या कहलाएगा? जैसे बाज खा रहा है तो बाज क्या कहलाएगा? कार्निवोर, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर आता है टर्शियरी कंज्यूमर, यानी तृतीयक उपभोक्ता। टर्शियरी कंज्यूमर, जैसे चूहा ने अनाज के दाने खाए तो चूहा क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। चूहे को चिड़िया ने खाया, बाज ने खाया, तो बाज क्या हो गया? या किसी और चिड़िया ने खाया, या सांप ने खाया। हम कह रहे हैं कि चूहे को सांप ने खाया, तो सांप क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर। अब टर्शरी कंज्यूमर क्या होगा? जब सांप को बाज खा ले रहा है, तो इस स्थिति में क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर बाज हो गया। यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गया चूहा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया हमारे सांप, और टर्शरी कंज्यूमर क्या हो गया? हमारे बाज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर ग्रेन्स, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? रैट। सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा क्या है? स्नेक। और टर्शरी कंज्यूमर है हॉक। इस तरीके से यह आपस में अंतर संबंध रखते हैं। सारे के सारे जीव हैं, परंतु इनमें आपस में अंतर संबंध कैसा है? एक दूसरे को खाना। कैसे? किस लिए खाना? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो इसको ये एक तरीके का पोषण स्तर बनाते हैं। पोषण स्तर से मतलब यह है कि जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता है, इसकी क्या स्थिति है? इसको ट्रॉफिक लेवल 1 कहा जाता है, T1। आप इसको ट्रॉफिक लेवल यानी पोषण स्तर T1, ये क्या है? T2, और ये क्या है? T3। तो ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3। ट्रॉफिक लेवल मतलब ट्रॉफिक मीन्स पोषण, लेवल मीन्स स्तर। तो जो हर्बीवोर होता है वो हमेशा T1 होता है, जो कार्निवोर होता है वो
T2 और T3 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारे कंज्यूमर्स हैं। ये हमारे सभी क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से कंज्यूमर्स आपस में संबंध रखते हैं। अब हम लास्ट हम देखेंगे कि आखिर माइक्रो कंज्यूमर्स कौन होते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स कौन होते हैं? माइक्रो मतलब लघु, लघु के मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो कि हमें शायद नंगी आंखों से दिखाई ना पड़े। ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि मृत पौधों या जंतुओं के शरीर को उनके अवयवों में विघटित कर देते हैं। मैंने क्या कहा? मृत जंतुओं और पौधों के शरीर को उनके अवयवों में विघटित कर देते हैं। अवयव अगर हम देखते हैं किसी भी शरीर का, चाहे वो पौधे हों और चाहे वो जंतु हों, तो उसमें अवयव ये निकल के आता है कि वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स इनका बना होता है। और ये सब भी किनसे मिले होते हैं? विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलके बने होते हैं। तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर। तो इन सब में विघटित कर देना, उनको तत्वों को पुनः वायुमंडल में या जैवमंडल में मुक्त कर देना, इनका ये मुख्य काम होता है डिकम्पोजर्स को। इसीलिए इनका एक और नाम दिया गया है डेट्रीवोर्स। क्या कहा जाता है? डेट्रीवोर्स। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स तो एक ही हैं, परंतु स्कैवेंजर दूसरे हैं। स्कैवेंजर्स मैं अलग से लिख रहा हूं, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स एक अलग प्रकार के जीव होते हैं जो कि अपमार्जक कहलाते हैं, यानी कि सड़े गले पदार्थों को वह जो है खा जाते हैं। जैसे कि गिद्ध, हाइना, ये क्या कहलाते हैं? स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जो मृत शरीर हैं उनको हटाने का काम करते हैं, उनको साफ करने का काम करते हैं। तो गिद्ध और हाइना वगैरह क्या कहलाएंगे? स्कैवेंजर्स कहलाएंगे। ठीक है, डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स अलग चीज है और स्कैवेंजर्स अलग चीज है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ध्यान रखिए कि इस समय घर पर ही रहें, बाहर न निकलें। बहुत आवश्यकता है तो कई दिनों का सामान आप बाहर से ला करके अपने घर में रखें, जब तक कि लॉकडाउन चल रहा है। धन्यवाद।